आज शाम की सारी ब्रेक न्यूज सदा के सामने मौजूद हो। चल के सबसे पहले सबसे बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि ऐसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 3 मंत्रियों के बाद चौथे मंत्री का भी लग गया है नंबर, इस्तीफा जमा करवा लिया गया है। दोस्तों बताएंगे क्या है पूरा मामला, इसी के साथ में किस तरीके का राजनीतिक तौर पर इससे फर्क पड़ने वाला है और भारतीय जनता पार्टी नेता के द्वारा मंत्री के द्वारा जनता को भिखमंगा बोलने के मामले पर कांग्रेस पार्टी ने किया है प्रचंड विरोध। बताएंगे कहां कहां पर विरोध प्रदर्शन किया गया है दोस्तों। और बहुजन समाज पार्टी में हो रहे जोरदार तरीके के बवाल के बीच मायावती ने लिया एक ऐसा फैसला कि फिर पार्टी चर्चा में आ गई है दोस्तों। बताएंगे कहां पर संसद में जमकर बमबाजी हुई है दोस्तों। एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि बीजेपी सरकार में लगातार मंत्रियों के इस्तीफे से पता चल रहा है कि राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार डामाडोल की स्थिति में है दोस्तों और किसी भी वक्त सरकार गिरने की खबर आ सकती है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय जवान जय किसान जय बिहार लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने हुए मात्र 4 महीने हुए दोस्तों, लेकिन 4 महीने में दूसरा बड़ा इस्तीफा भारतीय जनता पार्टी के नेता का आ गया है। आपको बता दें कि बैक टू बैक 2 बड़े इस्तीफे एक ही पार्टी से सामने आए हैं दोस्तों। अजित पवार की एनसीपी के नेता धनंजय मुंडे ने पहले इस्तीफा दिया, इसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी की महाराष्ट्र सरकार में एकमात्र मुस्लिम नेता और विधायक हसन मुशरीफ ने बीजेपी सरकार के संरक्षक मंत्री के तौर से इस्तीफा दे दिया है दोस्तों। आपको बता दें कि संरक्षक मंत्री के तौर पर जिम्मेदारी संभाल रहे थे, उन्होंने पहले छोटे जिले की जिम्मेदारी को लेकर नाराजगी जताई थी और अजित पवार गुट से आने वाले मुशरीफ ने इस्तीफा देकर यह बता दिया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार से उनकी नाराजगी है दोस्तों। उन्होंने ये भी दावा किया कि कोल्हापुर मुंबई वासीम के बीच की यात्रा करने में उनको कठिनाई का सामना करना पड़ता है। हालांकि मंत्रियों को तो बड़े बड़े बंगले मिलते हैं, फिर उन्हें आने जाने में क्या दिक्कत थी। कुल मिलाकर दोस्तों मामले को दबाने के लिए उन्होंने ये बयान दिया है, लेकिन सबको पता है कि इनकी पार्टी में अंदरूनी कलह है दोस्तों। इसीलिए पहले धनंजय मुंडे का इस्तीफा लिया गया, उसके बाद अब हसन मुशरीफ का इस्तीफा हुआ है। दोनों के दोनों नेताओं ने एक के बाद एक लगातार 2-3 बैक टू बैक इस्तीफे दिए हैं, जिससे पता चलता है कि अजित पवार गुट में जबरदस्त तरीके का आपसी विवाद है दोस्तों और नेताओं ने इस्तीफा देकर खुल्लम खुल्ला विवाद को सबके सामने प्रकट कर दिया है। आपको बता दें कि गोदी मीडिया के लोग इस पर चर्चा करने को तैयार नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर ये इस्तीफे हो रहे हैं दोस्तों। अगर ये कर्नाटक में इस्तीफे एक भी हो जाता तो गोदी मीडिया के लोग सर पर आसमान लेकर नाच रहे होते। आपकी क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। क्या 2 बड़े इस्तीफे क्या इस बात के संकेत नहीं है कि महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी में आपस में फूट चल रही है? आपको जो भी लगता है लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ मंत्री प्रहलाद पटेल के भीख वाले बयान पर सियासत गर्म हो गई है दोस्तों। आपको बता दें कि जनता को भिखमंगा बताने के मामले पर बीजेपी का नेता बैकफुट पर है। विरोध में कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने बुधवार को पार्टी प्रवक्ताओं के साथ हाथ में कटोरा लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ऑनलाइन कटोरे भेजे हैं। मध्य प्रदेश सरकार के पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल के भीख वाले बयान पर सियासत जारी है दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी के नेता खुलेआम देश की जनता को भिखमंगा बता रहे थे। आपकी क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। इसी के साथ में बहुजन समाज पार्टी के अंदर शुरू हुआ पारिवारिक विवाद धीरे धीरे करके और ज्यादा गहराता चला जा रहा है। मायावती के भतीजे आकाश आनंद को जब साइडलाइन किया गया तो उनके परिवार में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था। इसके बाद आकाश आनंद के पिता आनंद कुमार को जिम्मेदारी देते हुए आकाश आनंद की जगह नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया दोस्तों, लेकिन मायावती के इस ऑफर को उनके भाई आनंद कुमार ने ठुकरा दिया। इसके बाद बहुजन समाज पार्टी ने पार्टी के अंदर कई बड़े बदलाव किए दोस्तों। सहारनपुर जिले के रहने वाले रणधीर बेनीवाल को उन्होंने अपना नेशनल कोऑर्डिनेटर बना दिया है और बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी है। इसके अलावा मायावती ने राज्यसभा के सांसद रामजी गौतम और रणधीर बेनीवाल दोनों पार्टी के अंदर कोऑर्डिनेटर के रूप में निर्देशन का काम करेंगे, ये भी जानकारी दे दी है। आकाश आनंद के ससुर की वजह से कार्रवाई की गई थी दोस्तों, जो जानकारी दी गई है। उसके बाद अचानक से मायावती को लगा कि शायद उनके पिता को जिम्मेदारी मिलनी चाहिए, लेकिन फिर उन्होंने मना कर दिया, तो फिर स्थिति एकदम बदल गई है। राज्यसभा के सांसद अशोक सिद्धार्थ पर पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल होने के आरोप भी लगाए गए थे, जो आकाश आनंद के ससुर है दोस्तों। देखते हैं अब आगे आने वाले दिनों के अंदर बहुजन समाज पार्टी में और भी क्या कुछ बदलाव होते हैं दोस्तों। जो भी जानकारी से जुड़ी आती रहेगी आप लगातार पहुंचाते रहेंगे। इसी के साथ में दोस्तों सर्बिया के संसद के अंदर जोरदार हंगामा देखने को मिला। मंगलवार को सदन के अंदर भारी बवाल मचा। विपक्षी सांसदों ने सदन के अंदर अंधाधुंध ग्रेनेड और आंसू गैस के गोले फेंक दिए। ये मामला सदन के अंदर सरकार विरोधी नीतियां और प्रदर्शन के समर्थन में किया गया। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले सर्बिया देश के अंदर रेलवे की एक छत गिरने के कारण 15 लोगों की मौत हो गई थी। उसके बाद विपक्ष के लोगों ने प्रदर्शन करते हुए धुएं वाले ग्रेनेड फेंके हैं पार्लियामेंट के अंदर दोस्तों, यानी पूरे संसद को धुआं धुआं कर दिया गया है। आपको बता दें कि विपक्ष के द्वारा इस तरीके से एग्रेसिव आंदोलन करने से साफ पता चलता है कि किस लेवल की डेमोक्रेसी है दोस्तों। 15 लोगों की मौत पर अगर इस तरीके का हंगामा हो रहा है तो पता चलता है कि वहाँ जान की कितनी ज्यादा कीमत है दोस्तों। भारत के अंदर जब नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ हुई और कई लोगों की मौत हो गई, तो इस पर एक बयान बीजेपी की सरकार के द्वारा ऑफिशियल तौर पर नहीं आया कि बहुत कड़ी कार्रवाई करेंगे, बल्कि कार्रवाई के नाम पर केवल लोगों को ट्रांसफर किए गए दोस्तों, किसी को सजा नहीं हुई है। और यही बताता है कि सर्बिया के अंदर 15 लोगों की मौत की कितनी कीमत है कि संसद के अंदर इतना बड़ा बवाल हुआ है और भारत के अंदर ये मुद्दा दोबारा किसी ने उठाया ही नहीं दोस्तों, बल्कि मीडिया वाले तो एकदम चुप्पी साध कर बैठ गए। ऐसा लग भी नहीं रहा कि रेलवे स्टेशन पर कुछ दिनों पहले ही इतना बड़ा हादसा हुआ था और जिम्मेदारी किसी की नहीं है, कुछ भी नहीं है। और रील मंत्री खुद आराम से रील बना बनाकर मजे ले रहे हैं दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि भारत के अंदर जान की कीमत 2-4 अधिकारियों के ट्रांसफर से ज्यादा कुछ नहीं है तो अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा। और ये
दुर्भाग्यपूर्ण है तो भी लिखिएगा जरूर। साथ हरियाणा की राजनीति में बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार हरियाणा में जैसे तैसे चुनाव जीत लिया और कांग्रेस पार्टी का जीता हुआ चुनाव बीजेपी के हाथ में चला गया। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह था कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो बड़े बड़े नेता थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा और कुमारी सैलजा के साथ साथ रणदीप सिंह सुरजेवाला, इन लोगों की कमजोरी के कारण बीजेपी को जीत मिल गई। तो अब कांग्रेस पार्टी अपने हरियाणा की पूरी इकाई में बड़े बदलाव की ओर देख रही है दोस्तों। पार्टी ने आज एक बैठक बुलाई है जिसमें हरियाणा का भविष्य तय कर दिया जाएगा दोस्तों। और जो जितने भी नेता वो गुट बनाकर रह रहे हैं हरियाणा के अंदर और पार्टी को गुटबाजी में बांट रहे हैं, इन सभी की खबर लगने वाली है और एक नया नेतृत्व दिया जाएगा। अगर आप भी मानते हैं कि हरियाणा में बदलाव का टाइम आ चुका है, कांग्रेस पार्टी के युवा नेता को मौका दिया जाना चाहिए। यूथ कांग्रेस के कई सारे नेता है जो हरियाणा से आते हैं दोस्तों और अच्छा नेतृत्व रखते हैं। राहुल गांधी जरूर इनमें से किसी एक को प्रमोट करेंगे और हरियाणा में आप देखेंगे जबरदस्त बदलाव होगी। भारतीय जनता पार्टी जिस हरियाणा को अपना गढ़ बताती है, आने वाले दिनों के अंदर ये वापस कांग्रेस पार्टी के खाते में आएगा। साथ साथ दोस्तों मतदाता पहचान पत्र क्रमांक के दोहराव के संबंधित आरोपों के बीच निर्वाचन आयोग ने मंगलवार को राज्यों को अपने चुनाव मशीनरी को निर्देश देने के लिए कहा है कि वो राजनीतिक दल के साथ नियमित बैठक करे और प्रक्रिया के अनुसार मुद्दों को हल करे। ये निर्देश राज्य चुनाव अधिकारियों के एक सम्मेलन में दिया गया है जब तृणमूल कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि विभिन्न राज्यों में बड़ी संख्या में मतदाताओं के पास समान मतदाता पहचान पत्र क्रमांक संख्या है। निर्वाचन आयोग ने बीते रविवार को कहा है कि वह इस मामले को दुरुस्त करेगा और प्रौद्योगिकी संचालित मंच को भी अपडेट करेगा दोस्तों। उसने इस बात पर जोर दिया था कि समान क्रमांक का मतलब जरूरी नहीं कि फर्जी मतदाता हो। आयोग ने यह भी कहा है कि कुछ मतदाताओं ने मतदाता पहचान पत्र EPIC नंबर समान हो सकते हैं लेकिन जनसांख्यिकी विवरण, विधानसभा क्षेत्र और मतदान केंद्र सहित अन्य विवरण अलग अलग है। तृणमूल कांग्रेस ने मंगलवार को निर्वाचन आयोग के स्पष्टीकरण को ढकोसला बताया है और पर्दा डालने का भी आरोप लगाया दोस्तों। कैसे दो पहचान पत्र के नंबर एक जैसे हो सकते हैं, ये सवाल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से पूछा गया था दोस्तों, लेकिन उन्होंने जवाब देने की जगह अपने राज्य की इकाई के जितने भी चुनाव आयोग वाले उनसे कहा है कि आप पॉलिटिकल पार्टी के लोगों से बातचीत करिए। सवाल यह है कि बातचीत से समाधान होगा या इसका क्लियर कट जवाब आना चाहिए। आपको क्या लगता है दोस्तों? अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर झारखंड विधानसभा सत्र के 7वें दिन सदन के अंदर सत्ता पक्ष के एक विधायक ने अपने ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। बुधवार को जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो सत्ता पक्ष के विधायक प्रदीप यादव ने स्वर्ण रेखा परियोजना में हुई गड़बड़ी का मुद्दा उठाया है दोस्तों। उन्होंने इस मामले में आरोपी कार्यपालक अभियंता चंद्रशेखर के खिलाफ कार्रवाई न होने पर सरकार से सवाल पूछा है दोस्तों। कांग्रेस के विधायक दल के नेता प्रदीप यादव का कहना था कि विभाग ने न केवल अपर डिवीजन क्लर्क संतोष कुमार के विरुद्ध क्यों कार्रवाई की गई है, सवाल पूछा गया है दोस्तों, जबकि इस गड़बड़ी में कई लोग शामिल थे। उन्होंने सरकार को चेतावनी दी है कि इस मामले में उचित कार्रवाई नहीं होने की स्थिति में धरने पर बैठेंगे। कार्रवाई की मांग को लेकर अड़े हुए हैं विधायक। सदन के विधायक प्रदीप यादव कार्यपालक अभियंता चंद्रशेखर के विरुद्ध FIR और उचित कार्रवाई की मांग को लेकर अड़ गए हैं दोस्तों। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी विधायक प्रदीप यादव ने अपनी सरकार को अल्टीमेटम झारखंड के अंदर दिया है, तो इस पर देखते हैं क्या कार्रवाई झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार की ओर से किया जाता है। साथ साथ संयुक्त किसान मोर्चा ने बुधवार को एक सप्ताह तक चलने वाले धरने का ऐलान किया है दोस्तों। आज से धरना चल रहा है। इस बीच पुलिस ने पंजाब के कई किसान नेताओं को हिरासत में ले लिया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ आंदोलनकारी किसानों की बातचीत बेनतीजा रही थी। पंजाब को धरने वाले राज्य में बदल दिया गया है, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया गया था और उसके बाद किसानों के आंदोलन को दबाने के लिए उनके नेताओं को नजरबंद कर दिया गया, हिरासत में ले लिया गया दोस्तों। लेकिन इसके बावजूद आंदोलन लगातार जारी है। आपकी क्या राय है लिखकर जो बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पल पल की सारी बड़ी अपडेट आप लोगों तक लगातार पहुंचती रहे। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद देख रहे थे। आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों। बहुत